रवि जी, बीएसए सर जुड़ चुके हैं। ठीक है, प्रारंभ करें क्या? जी जी जी। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत प्रारंभ किए गए स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के तहत इस वर्ष कक्षा 1 और आंगनवाड़ी में बाल वाटिका के आवाज नहीं आ रही आपकी रवि जी? अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? मनोज जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। अनंत जी, आप अपना कैमरा ऑन कर लें। आ रही आवाज, आवाज आ रही है रवि तुम्हारी। अरे सर जी, आप भी अपना ठीक सर। कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है बीएसए सर। कंटिन्यू। तो निपुण भारत अभियान के अंतर्गत शुरू किए गए ये स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के प्रथम चरण, जो 1 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक था, वो पूर्ण हो चुका है। अब 25 अप्रैल यानी कल सोमवार से अगले चरण, जिसमें हमको विद्यालयों में कक्षा 1 में नव प्रवेशी बच्चों को लेकर जो 12 सप्ताह की गतिविधियां करना है, उसको लेकर आप सबको राज्य परियोजना कार्यालय से एक विस्तृत 12 सप्ताह का कैलेंडर प्राप्त हुआ है, जिसकी गतिविधियां कल 25 अप्रैल से प्रारंभ होंगी। तो कैसे उन गतिविधियों को प्रारंभिक दिनों में हम प्रारंभ करेंगे और अपने विद्यालयों में नव प्रवेशी बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय आने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे, उसको लेकर एक छोटा सा अभिमुखीकरण यूट्यूब सेशन आज एसआरजी टीम की तरफ से है। अपने जिले के आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आदरणीय सुनील दत्त जी भी जुड़े हैं, जो इस यूट्यूब सेशन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही इस स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अपने जिले के नोडल अधिकारी एसआरजी अनंत त्रिवेदी व अमरोधा ब्लॉक से एआरपी मनोज शुक्ला जी और मैं रवि द्विवेदी एआरपी अमरोधा जुड़ा हुआ हूं। आप सभी का इस यूट्यूब सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय बीएसए सर से कि इस यूट्यूब सेशन का उद्घाटन सत्र में अपने आशीर्वचनों से प्रारंभ करें। आदरणीय सुनील दत्त जी। थैंक यू रवि, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यह हम लोगों के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि इस समय नव प्रवेशी बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए, उनको स्कूल डेली आने के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे और अभिभावकों से और बच्चों से ऐसा माहौल बनाएंगे, टीचर पेरेंट्स का बच्चों के साथ, कि बच्चे हमारे प्रतिदिन स्कूल आए। क्योंकि ये बच्चे जो स्कूल में एडमिशन हमारे कक्षा 1 में ले रहे हैं, इनका कोई प्री नर्सरी क्लास नहीं है। क्योंकि जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, तो सबसे पहले बच्चों को प्री नर्सरी स्कूल में डाला जाता है, जिससे उनकी आदतें स्कूल में बैठने की, जाने की बनी रहती हैं। लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो हमारे परिषदीय विद्यालयों में क्लास 1 में एडमिशन लेंगे, सबसे पहले तो हमारा यह उत्तरदायित्व है कि इनको स्कूल में ठहराव सुनिश्चित करें हम लोग। और आप लोगों को यह भी जानकारी होगी कि आंगनवाड़ी के केंद्र जो हमारे विद्यालयों में चलते हैं और हमारे परिषदीय विद्यालयों के क्लास 1 से क्लास 8 तक के स्कूल को जोड़ दिया गया है। और आगे भी यह प्रयास किया जाएगा कि प्री नर्सरी क्लास की तरह ही आंगनवाड़ी बच्चों को हम लोग सुविधाएं दें, जो कि आगे आकर के हमारी प्राइमरी क्लास में उनका एडमिशन हो और शुरुआती दौर से वो शिक्षा के लिए अच्छा प्रयास करें। तो मैं इस YouTube चैनल में जितने भी हमारे शिक्षक साथी जुड़े हैं, जो भी एआरपी एसआरजी जुड़े हैं, सभी का स्वागत करता हूं। और इस पहल के लिए कि हमारे जिले में जो भी प्रदेश स्तर से निर्देश आए हैं,
उसका अनुपालन 100% करते हुए हम नव प्रवेशी बच्चों के भविष्य के लिए और उनकी शिक्षा के लिए एक अच्छा शुरुआत करते हुए पहल करें। तो मेरा आशीर्वाद है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप शुरुआत करिए और जो भी सहयोग रहेगा आपके साथ, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बीएसए सर। आपके नेतृत्व में ही इस अभियान को हम सबको पूर्ण करना है और आपका निरंतर हम सबको सानिध्य और नेतृत्व सारे कार्यक्रमों में हम सबको आगे ले जाने का काम करता रहा है। अब मैं आग्रह करूंगा अपने जिले के एसआरजी आदरणीय अनंत त्रिवेदी जी से, जो इस स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के जिले के नोडल अधिकारी भी हैं, कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर एक छोटी सी संकल्पना हम सभी शिक्षकों के सामने रखेंगे। आदरणीय आनंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय बीएसए सर द्वारा हम सभी एसआरजी विद्यार्थी शिक्षक संकुल एवं प्रधानाध्यापकों का मार्गदर्शन किया गया। आज थोड़ी तकनीकी समस्या है जिस कारण से कुछ मैं समय से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, फिर भी एक प्रयास करूंगा इस तकनीकी से लड़ते हुए आप सभी से जुड़ने का। विद्यालय तैयारी कार्यक्रम पिछले 6 माह से लगातार हम उस संबंध में चर्चा कर रहे हैं, प्रशिक्षण हो रहे हैं। प्रत्येक विद्यालय में एक नोडल शिक्षक का चयन किया जा चुका है। प्री प्राइमरी कक्षाओं को विद्यालय में स्थापित करने हेतु सरकार अपने कदम बढ़ा चुकी है, तो हमें भी उस कदम से कदम मिलाते हुए उन 3 से 6 वर्ष के बच्चों पर फोकस करना है, क्योंकि ये देखा गया है कि उनके मस्तिष्क का 80% विकास उस आयु तक हो जाता है। तो हमें ये देखना है कि हम उनके उन 3 वर्षों का किस तरह से सदुपयोग करते हैं। प्री प्राइमरी की कक्षाओं की अवधारणा को आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं के साथ मिलकर हमें इस कार्य योजना को अंजाम देना है। तो हम निश्चित रूप से हमारे लिए शासनादेश आ चुके हैं, प्रशिक्षण मटेरियल आ चुका है और कल से 25 अप्रैल से एक 12 सप्ताह की साप्ताहिक योजना का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें हम ये देखेंगे कि स्कूल तैयारी कार्यक्रम के अंतर्गत जो गतिविधियां हमारे द्वारा ही शिक्षण के समय भी मेरे आपसे बातचीत हुई थी कि जो गतिविधियां हम जब बच्चा पहली बार विद्यालय आ रहा है से आगे बढ़कर जब फर्स्ट विद्यालय में वो आ रहा है, तो किस तरह की हमें उसे तैयारी करानी है, क्या उसकी ज्ञानेंद्रियां उन चीजों के लिए तैयार हैं या नहीं, हम जो कंटेंट हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी उंगलियां हैंड आई कोऑर्डिनेशन तैयार है या नहीं, तो ये सभी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण रखेंगी। प्रारंभ में हम उसे क्या सिखाने वाले हैं, उसकी स्वच्छता के संबंध में, नैतिक शिक्षा के संबंध में। संचारी रोग का महीना चल ही रहा है, तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम उसकी अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं, हैंड वॉशिंग का। इस तरह से हमें उसके साथ शुरुआत करनी है, एक माहौल प्रदान करना है, विद्यालय से डर उसका खत्म करना है। एक 2 साल से देखा ही है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है बच्चों के लर्निंग का ही हुआ कोरोना काल में। तो छोटे बच्चे भी घर पर किस तरह से परिस्थितियों का सामना किया होगा, तो उन्हें एक सहज वातावरण देना है हमें कि वो विद्यालय आए और सहजता के साथ जो भी गतिविधियां हम उनके साथ कराएं, आंगनवाड़ी का सहयोग लें, क्योंकि उनके साथ बच्चे प्रायः सहज होते हैं। तो निश्चित रूप से आंगनवाड़ी की अपनी चुनौतियां होंगी, उनकी अपनी समस्याएं होंगी, तो उन समस्याओं से इतर हमें उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है। नोडल यानी पुल, विद्यालय और आंगनवाड़ी के बीच में आप एक पुल का कार्य करते हुए उनके साथ सामंजस्य बिठाएंगे। अभिभावकों के साथ चहक कार्यक्रम के माध्यम से आप देखेंगे कि अभिभावकों को किस तरह से विद्यालय के प्रति सहज किया जाए। जब अभिभावक सहज होंगे हमारे, तो बच्चे भी सहजता के साथ विद्यालय आएंगे।
तो चहक कार्यक्रम के माध्यम से हम देखेंगे अभिभावकों और शिक्षा के बच्चों जब भी वो बैठकों में आते हो, आंगनबाड़ी में आए या हमारी पीटीएम में आए, तो देखें हम उनसे संवाद स्थापित करें और उनको बताएं कि उनकी भूमिका भी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत। जिस तरह से हमने प्रेरणा साथी बनाए थे, उसी तरह से अब वो हमारे शिशु मित्र के कार्यक्रम शासनादेश आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो साफ साफ लिखा है कि जो अभिभावक हैं वो शिशु मित्र हैं हमारे। तो उसी अवधारणा के साथ हमें करना है बच्चों कि किस तरह से जो विकास के क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं विद्यालय तैयारी कार्यक्रम के अंतर्गत, एक बाल वाटिका एक ऐसा कक्ष जो एक तरह का प्री प्राइमरी कक्षा मान सकते हैं, कक्षा 1 में ही है, लेकिन उसे बाल वाटिका मानेंगे हम शुरुआती 3 महीनों में। और उसी बाल वाटिका को एक अच्छे सा डिजाइन देंगे, अच्छी सी पेंटिंग करा सकते हैं, पुताई करा सकते हैं, जहाँ बच्चों को थोड़ा सा अच्छा फील हो। उसके कई नमूने शेयर किए जा रहे हैं आपको, तो देख लीजिएगा कि कंपोजिट मत से किस तरह से या ग्राम प्रधान के सहयोग से या सरकार फंड से आप किस तरह की चीजें वहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं। हो सकता है अलग से भी बजट आए संकुल शिक्षक संकुल के लिए या नोडल शिक्षक के लिए। आप देखिएगा कि उस कक्ष को हम किस तरह से अच्छे से सजा सकते हैं। क्रेयॉन मार्कर उपलब्ध हो बच्चों के लिए, विभिन्न तरह की आकृतियां, रंग वाली आकृतियां उपलब्ध हो, मिट्टी के या लकड़ी के खिलौने हो सकते हैं। तो आप देखिएगा, आपको लीडरशिप दिखाएंगे। आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से बहुत सी चीजें हैं प्री प्राइमरी कक्षाओं से संबंधित जो कई शिक्षक, जनपद के ही शिक्षक प्रयोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप जानते हैं, आपके पास आइडियाज हैं, बस उसको अब एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है बाल वाटिका के माध्यम से। आपको ये देखना है कि साप्ताहिक गतिविधियों के अनुसार कौन कौन सी सहायक सामग्री आने वाली है या सहायक सामग्री लगेगी, उसके लिए आप कितना तैयार हैं, आपका बजट कितना है, और उसी के अनुसार आपको बाल वाटिका के कॉन्सेप्ट को अपने विद्यालय में एक साक्षात रूप देना है। बच्चे भी सहज रहें, आप भी सहज रहें, कुछ उपलब्ध हो और एक निश्चित प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है। प्रत्येक सप्ताह गतिविधियां आपके साथ साझा की जाएंगी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। दायित्व तो है कि वो नोडल शिक्षक तक उन सभी गतिविधियों को पहुंचाए, बच्चों के पास सामग्री हो और वो ये देखें कि साप्ताहिक गतिविधियों में किस तरह अधिक से अधिक बच्चे सहजता के साथ भाग ले पाए। और चूंकि इसकी रिपोर्टिंग भी होनी है, तो आप देख लीजिएगा कि जो जिस माध्यम से भी आपसे रिपोर्टिंग हो, उस माध्यम से आप इसकी रिपोर्टिंग भी दे सकें और इस 12 सप्ताह की गतिविधियों को अच्छे से उन बच्चों के लिए लागू कराएं जो बच्चे 2 साल या 3 साल से इस विद्यालय की अवधारणा संकल्पना से कभी परिचित हो ही नहीं। तो जानते ही आप, जितना भी आप अभी इन बाल बच्चों के साथ कार्य कर रहे हैं एक निवेश की तरह, क्योंकि यही बच्चे आपके 2, 3, 4 निपुण भारत अभियान के अंतर्गत अर्ली जो भाषा और गणित की दक्षताएं हैं वो सुनिश्चित कराना भी है आपको, और उसके लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए। तो अभी से अगर आप इनको नरिश खाद पानी देंगे तो निश्चित रूप से आगे के लिए आपको ही काफी ज्यादा सहायता होने वाली है। तो एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया है आपको कि किस तरह से इन बाल वाटिका की साप्ताहिक गतिविधियों के आधार पर आप विकास के उन लक्ष्यों को जो न्यूनतम है कि जिन ज्ञानेंद्रियों का विकास हो जाना चाहिए, जिन सामाजिक कौशलों का विकास हो जाना चाहिए बच्चों में, वो आसानी से हम बाल वाटिका के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को पूरी गंभीरता के साथ निपुण भारत की एक काफी क्रांतिकारी योजना है ये, किस तरह से कक्षा 1 के बच्चों को हम नरिश करेंगे, पोषित करेंगे और अपने लक्ष्यों के प्रति उन्हें तैयार करेंगे। निश्चित रूप से हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अपनी तैयारी को अगले 12 हफ्ते तक अपनी कार्य योजना को परिणत करके दिखाएंगे। ऐसी ही मेरी आपसे अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आनंद जी। नेटवर्क की समस्या है, फिर भी आपने बहुत सारी चीजें बड़े स्पष्ट तौर पर हम सबके समक्ष रखी हैं। यह अभियान कितना महत्वपूर्ण हम सबके लिए है, क्योंकि कक्षा 1 ही हमारे विद्यालयों की बुनियाद है, और जो उस बुनियाद को कितना सशक्त हम कर सकते हैं ताकि आगे की कक्षाओं में हम सब उन सबको आसानी से और सहजता से पठन पाठन से जोड़ते हुए विद्यालय को उनके आनंद का केंद्र बना पाए, उसकी चिंता हम कैसे करेंगे, इस पर आपके निरंतर प्रशिक्षण भी होते रहे हैं। बहुत सारी बैठकें जो संकुल स्तर पर आप सबको प्रतिमाह रहती हैं, उस पर भी एक विस्तृत चर्चा निरंतर एआरपी साथी और शिक्षक संकुल साथियों के माध्यम से होती रही है, क्योंकि प्रत्येक विद्यालय में इस पूरे कार्यक्रम को लेकर एक नोडल शिक्षक बनाए गए हैं, जिनकी भूमिका सेतु की है, जो आनंद जी ने भी स्पष्ट किया। कार्यक्रम की पूरी सफलता इस ब्रिज पर ही है, जिसमें हम सबको साथ लगना है। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा अपने अमरोहा ब्लॉक के एआरपी मनोज कुमार शुक्ला जी, जो इस 12 सप्ताह में स्कूल रेडीनेस से जुड़े कार्यक्रम को लेकर गतिविधियां हैं, उस पर और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर एक समझ बनाने का काम करेंगे। आदरणीय मनोज जी। धन्यवाद रवि जी। आवाज आ रही है रवि जी? बिल्कुल आ रही, स्पष्ट है। ठीक है, थैंक यू। आदरणीय बीएसए सर एवं इस लाइव स्ट्रीम में जुड़े हुए हमारे कानपुर देहात के समस्त एआरपी गण, साथ ही शिक्षक गण, प्रधानाध्यापक महोदय, नोडल शिक्षक, आप सभी का इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ने के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ सस्नेह अभिवादन सहित आपको नमन भी करता हूं। आज ये बैठक, ये कार्यशाला क्यों रखी गई, उसका उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्यों की हम बात करते हैं तो आपको हमारे एआरपी साथियों ने विभिन्न माध्यमों से राज्य परियोजना कार्यालय का लेटर भी उपलब्ध कराया था। शिक्षक संकुल की बैठकों में हमारे एआरपी साथी भी इस योजना को, इस कार्यक्रम को लेकर के गंभीरता के साथ में अपना संप्रेषण प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन अभी भी हम लोगों की विजिट के दौरान, हम लोगों के भ्रमण के दौरान ये पाया जा रहा है कि काफी हमारे जो शिक्षक साथी हैं अब भी कंफ्यूज हैं कि ये बाल बाटिका क्या है और ये हमारा स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम आ गया, ये कौन सी चीज है। तो उस संदर्भ में आपको ये थोड़ा सा इसकी यात्रा बताना चाहता हूं। एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक हम मोटा सा सारांश हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि जो एनईपी 2020 है उसके तहत निपुण भारत अभियान, और निपुण भारत अभियान के तहत आपका स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, यानी ये यात्रा है इसकी एनईपी 2020, उसके अंतर्गत हमारा निपुण भारत और उसके अंतर्गत स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम।
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और निपुण भारत के अंतर्गत राज्य परियोजना कार्यालय ने एक मॉड्यूल विकसित किया, विद्यालय तैयारी मॉड्यूल, और उसी विद्यालय तैयारी मॉड्यूल के अंतर्गत आपके जनपद में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से उस टीचर को चुना गया जो कक्षा 1 को पढ़ाता है, और उस टीचर को नोडल शिक्षक की संज्ञा दी। अब नोडल शिक्षक कौन से काम करेगा, वो सब चीजें आपको आपके प्रशिक्षणों के दौरान आपके संदर्भदाताओं ने आपको अवगत कराया, आपको बताया। ये वे बच्चे होंगे जो बाल बाटिका से निकल करके आए होंगे। बाल बाटिका का अर्थ ये है कि वे बच्चे जो 5 से 6 वर्ष के बीच में है, अर्थात वो आंगनवाड़ी में अध्ययनरत हैं, 5 से 6 वर्ष के बीच। इसको हम प्री प्राइमरी क्लास भी बोल सकते हैं अपने संदर्भों में। तो वो जो प्री प्राइमरी क्लास है, अर्थात बाल बाटिका का नाम दिया है अपने राज्य परियोजना कार्यालय ने, शासन ने, तो ये बाल बाटिका के बच्चे अब कक्षा 1 में नव प्रवेशी छात्र के रूप में हमारे सामने आए हैं। तो इनको सहज बनाने के लिए, जैसा कि हमारे अभी अनंत भाई साहब ने कहा कि हमारे मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि 6 वर्ष की आयु तक का जो बच्चा है उसके मस्तिष्क का 80% विकास पूर्व में हो गया है। अर्थात अब वो संकल्पना पहले वाली नहीं रही कि हमारे पास जो बच्चा आ रहा है वो पूरा उसका माइंड कोरा है। वो 80% उसके मस्तिष्क का विकास हो गया है। वो अपने परिवेशी संसाधनों के माध्यम से, अपने माता पिता से, वातावरण से बहुत कुछ सीख करके वो हमारे विद्यालय में आ रहा है। अब बचा 20%, तो जो 20% है, इस 20% के विकास, 20% का जो विकास करने के लिए हमारी जिम्मेवारी। अब बच्चा सहज हो, बच्चा अच्छे से सीखे, उसके लिए 3 महीने का अर्थात 12 सप्ताह का एक प्लान राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किया गया कि 3 महीने तक आप बच्चों को सहज करने के लिए विद्यालय में रह करके विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराएंगे। गतिविधि अर्थात इसी को हम लोग कहते हैं गतिविधि आधारित शिक्षण। तो गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से बच्चों की समझ बनाने का हम प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बेसिक शिक्षा में बहुत अमूलचूल परिवर्तन भी हुए हैं। पहले तो आपके पास में केवल आदेश आ जाया करता था। ये आदेश आ जाया करता था कि 3 महीने आपको बच्चों को सहज बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आपको करानी है, आप कराइए, अपने हिसाब से प्लान बनाइए। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बना बनाया प्लान मिल गया है कि पहले सप्ताह की जो गतिविधि है वो क्या होगी, दूसरे सप्ताह की गतिविधि है वो क्या होगी, तीसरे सप्ताह की गतिविधियां क्या होंगी। बस उन्हीं गतिविधियों को हमें आत्मसात करना है और एक अपनी विद्यालय स्तर की योजना बनानी है, और उस योजना को बनाते हुए हमें क्रियान्वयन करना है। तो ये तो हो गई भूमिका। अब ये एक विधिवत प्लान है जो कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा दिया गया, आदेश दिया गया, और वो आदेश की कॉपी आप तक शेयर भी की गई है। और वो प्लान क्या है, उस प्लान को यदि हम समझ लें, उस प्लान को यदि हम माइंड में बिठा लें, तो हम कहीं पर भी असहज नहीं हो सकेंगे और आसानी से हम काम कर ले जाएंगे। क्योंकि चाहे वो एसआरजी साथी हो, चाहे वो एआरपी हमारे साथी हो, सबके सुपरविजन ऐप में ये प्रश्न है
बाल बाटिका से संबंधित प्रश्न है, साथ ही साथ स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के संचालन से संबंधित प्रश्न है। तो निश्चित है कि ये एआरपी साथी और एसआरजी साथी भी आपका सहयोग करेंगे। ये सभी सहयोगात्मक भूमिका में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रहेंगे। तो पहले हम प्लान को समझ लेते हैं कि प्लान क्या है। 1 अप्रैल से 20 अप्रैल, 1 अप्रैल से 20 अप्रैल, इस दौरान आपने अपने अपने विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान चलाया और उसके अंतर्गत कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों को चिन्हांकित करते हुए उनका विद्यालय स्तर पे एडमिशन कराया। यही तो हम लोगों ने काम किया है ना। ये 1 तारीख से 20 अप्रैल के बीच में इनकी जो प्लान आया है उसकी योजना का एक रूप है। साथ ही साथ इसमें चहक कार्यक्रम के अंतर्गत भी आपने काम किया। और वो चहक कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा काम किया कि अभिभावकों के साथ में हम लोगों ने बैठ के करके विभिन्न प्रकार के विद्यालय स्तर पे बैठ के करके, मोहल्ला स्तर पर हम बैठ के करके उन अभिभावकों का अभिमुखीकरण करने का हम लोगों ने प्रयास किया। तो 2 कार्यक्रम चले। 1 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में यदि आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे हों तो इसको जरूर नोट कर लें, ये ताकि आप अपनी योजना इसी प्रकार से बना सकें। 1 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक 2 प्रकार के कार्यक्रम हुए। एक विद्यालय स्तर पर नामांकन हुआ और दूसरा ये कार्यक्रम हुआ कि चहक कार्यक्रम का प्रथम चरण वहां पूर्ण किया गया। अभी द्वितीय चरण पूर्ण होना बाकी है, वो हम बताएंगे कब होना है। तो प्रथम चरण के अंतर्गत हम लोगों ने अभिभावकों का अभिमुखीकरण किया। ये कार्यक्रम हमारा हो गया 20 अप्रैल तक। अब इसके बाद में कल हमारी जो तारीख है 25 तारीख, तो 25 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक एक कार्यक्रम है। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा कि 25 अप्रैल से 14 मई तक जो राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा गतिविधियों का कैलेंडर जारी किया गया है वो सप्ताह क्रमांक 1, 2 और 3 की गतिविधियों को अपने अपने विद्यालयों में अच्छे ढंग से संचालित करना है बच्चों के साथ। किसका सहयोग लेकर के? आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का भी हम सहयोग ले सकते हैं इस पर। अब कुछ हमारे शिक्षक साथी यहां पर भी कंफ्यूज हैं, क्या हमें बाल बाटिका के जो बच्चे हैं उनको हमें पढ़ाना पड़ेगा? तो उस भ्रम को आप दूर कर दीजिए। उन्हें आपको पढ़ाना नहीं है, उनके साथ में हमें अपनी गतिविधियों को शेयर करना है, उनका सहयोग करना है कार्यकर्त्री बहन का, और उनसे हमें सहयोग लेना है। ये काम पढ़ाएगा कौन? हमारे विद्यालय में जो कक्षा 1 को जो पढ़ाता है, जो शिक्षक नोडल शिक्षक की भूमिका में है, अर्थात नोडल शिक्षक के रूप में चयनित किया गया है, वही कक्षा 1 को पढ़ाएगा। कई विद्यालयों में कार्य आवंटन के संदर्भ में जब प्रश्न हमारे आरपी साथी करते हैं तो नोडल शिक्षक की ट्रेनिंग कोई लेकर के आया है और कक्षा 1 पढ़ा कोई रहा है। तो हमें इस विधा से बचना है। आप लोगों से यह आग्रह है कि जो नोडल शिक्षक ट्रेनिंग लेकर के आया है वही कक्षा 1 को पढ़ाएगा, शेष कक्षा 2 से लेकर के 5 तक उनके कार्यों का आवंटन होगा, कार्य विभाजन होगा। तो अब ये 25 अप्रैल से जो 14 मई है, तो 25 अप्रैल से 14 मई के बीच में जैसा कि हमने बताया कि आपको सप्ताह 1, 2, 3 यानी 3 सप्ताह तक की जो कार्य योजना में संबंधित गतिविधियां हैं उनको विद्यालय में हमें संचालित करना है बच्चों के साथ में। अब 14 मई के बाद में 16 जून
से लेकर के 25 जून तक गतिविधियों का दोहराना है। 16 जून से 25 जून तक। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि 15 जून से हमारे विद्यालय खुलेंगे। 15 जून से हमारे विद्यालय खुलेंगे, अर्थात 16 जून से लेकर के जो 25 जून तक है तो गतिविधियों का हमें दोहराना है। अर्थात जो प्रारंभिक तौर पे हम सप्ताह क्रमांक 1, सप्ताह क्रमांक 2, सप्ताह क्रमांक 3 की गतिविधियां हमने कराई थी 25 अप्रैल से 14 मई के मध्य में, उनका हमें दोहरान करना है, उनको हमें दोहराना है, यानी रिवाइज करना है। तो ये कार्यक्रम हो गया जाकर के 25 जून तक का। अब 27 जून से लेकर के 30 जुलाई तक एक डेट और भी है। 27 जून से लेकर के 30 जुलाई के मध्य सप्ताह क्रमांक 4 से लेकर के 8 तक की गतिविधियों को हमें कार्य योजना बना करके उनको संचालित करना है। यानी सप्ताह क्रमांक 4 से लेकर के 8 तक की गतिविधियों का संचालन 27 जून से लेकर के 30 जुलाई के मध्य होगा। और फिर 1 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में जो शेष हमारे सप्ताह बचे, अर्थात सप्ताह क्रमांक 9 से 12 जो बचे, उनकी गतिविधियों का हमें अपने अपने विद्यालयों में कार्य योजना बना करके संचालन करना है। देखिए, हर स्टेप में हमने एक शब्द जरूर बोला है, कार्य योजना बना करके। तो कार्य योजना हमें बनानी है प्रधानाध्यापक साथी की लीडरशिप में। प्रधानाध्यापक साथी कार्य योजना बनाएंगे, इसको हम कैसे संचालित करेंगे और उसका बाकायदा अभिलेखीकरण करेंगे। कैसे करेंगे इसके बाद में हमारे आपके साथी भी उसके संदर्भ में आपको बात करेंगे। 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर का जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हमें बड़े ध्यान से सुनना है। जो 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर का जो समय है, उसमें हमें बच्चों की प्रगति का आकलन करना है कि बच्चों की प्रगति क्या हो। बच्चों की प्रगति का आकलन करना है। वहां पर भी 2 काम करने हैं। देखिए, स्टार्टिंग हो रही थी तो भी हमें 2 काम करने पड़े थे। एक तो नामांकन हमें बच्चों का करना पड़ा था, और दूसरा चयनित कार्यक्रम का पहला चरण अर्थात अभिभावकों का अभिमुखीकरण हमें करना पड़ा था। अब यहाँ पर समाप्ति पर जो है 1 सितंबर से लेकर के जो 15 सितंबर के बीच में जो है प्लान है, उस प्लान में भी हमें 2 कार्यक्रम करने हैं। कौन सा कार्यक्रम करना है? पहला तो हमें बच्चों की प्रगति का आकलन करना है। तो आकलन कैसे करना है ये आप सभी लोग उस संदर्भ में जानते हैं। इसमें थोड़ा सा हमारा ये सुझाव ये हो सकता है कि अगर स्टार्टिंग से ही हम बच्चों के आकलन पत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं समग्र आकलन, तो समग्र आकलन हम स्टार्टिंग से ही करते चलें कि स्टार्टिंग में बच्चा इस स्थिति में था, अब बच्चा इस स्थिति में है, तो कार्यपत्रों को प्रयोग कर सकते हैं। तो उन कार्यपत्रों के माध्यम से हम आकलन, सतत आकलन करते हुए हम यहां तक पहुंच सकते हैं। और उन कार्यपत्रों को बाकायदा अगर हर बच्चे की अगर पोर्टफोलियो बना ली जाए, फाइल बना ली जाए, उसमें यदि हम उनको रखते जाएं, तो कोई हमारे यदि उच्चाधिकारी आपके विद्यालय में आते हैं और उस संदर्भ में पूछते हैं कि आपने ठीक है कार्यक्रम तो चलाया, कार्यक्रम अच्छे से चलाया, हम मानते हैं, परंतु सतत आकलन की जो प्रक्रिया है उसको आपने संपादित करी कि नहीं करी। तो उन अर्थों में आप वो फाइल बच्चों की दिखा सकते हैं कि सर ऐसा है कि स्टार्टिंग में बच्चा ये इस स्थिति में था, अब बच्चा ये इस स्थिति में है। तो वहां पर आप प्रशंसा के पात्र हो सकते हैं। हमें राज्य परियोजना कार्यालय बेसिक शिक्षा परिषद के विभिन्न कार्यक्रमों को गंभीरता से लेते हुए हर कार्यक्रम को संपादित करने का अच्छे से प्रयास करना है। और कर भी रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि कर भी ना रहे हो, उसका आउटपुट अपने जिले का जा भी रहा है, अच्छा जा रहा है। और इसी में चयनित कार्यक्रम का दूसरा चरण हमें संपादित करना है। अब चयनित कार्यक्रम का जो दूसरा संपादन, दूसरा जो विषय है, क्या करना है?
प्रथम चरण में हमने अभिभावकों का अभिमुखीकरण किया था, अर्थात हमने ये कहा था कि भाई हम तो पढ़ा ही रहे हैं, हम पठन पाठन से संलग्न हैं बच्चों के साथ में, आपको भी संलग्न होना पड़ेगा। जिस प्रकार से बच्चा विद्यालय में एक्टिव रहता है, उसी प्रकार से यदि बच्चा घर में भी अगर एक्टिव रहे तो उसकी पढ़ाई अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगी। ये इस प्रकार का अभिमुखीकरण हमने वहां पर किया। अब हम यहाँ कौन सा काम करने जा रहे हैं? अब यहाँ हम ये काम करने जा रहे हैं कि देखिए, हमने 12 सप्ताह की कार्य योजना बनाते हुए हमने बच्चों के स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम को चलाया और बच्चों को इस स्थिति में पहुंचाया। तो हमें एक वहां पर लघु कार्यक्रम कराना है, और लघु कार्यक्रम कैसा हो सकता है कि सभी अभिभावकों को बुलाते हुए, एसएमसी के सदस्यों को बुलाते हुए, ग्राम प्रधान महोदय को बुलाते हुए, तो जो समुदाय के जुड़े लोग हैं उनको बुलाते हुए वहां पर एक लघु कार्यक्रम हम ये करा सकते हैं कि बच्चों से हम कहानी सुनवा सकते हैं, कविता सुनवा सकते हैं, पढ़वा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के हम गतिविधि आधारित खेल जो आउटपुट जो निकले थे, जो लर्निंग आउटकम थे, उनके आधार पर जो गतिविधियां बनाई थी वो हम करवा सकते हैं। यानी कि जो 12 सप्ताह में जो बच्चों ने जिस कार्य योजना के तहत सीखा है, उन सभी गतिविधियों को हम उन अभिभावकों के सामने करा सकते हैं, और जो अच्छे बच्चे हैं उनको जन समुदाय के किसी अच्छे प्रतिनिधि से हम पुरस्कार भी दिला सकते हैं। पुरस्कार की व्यवस्था के, हालांकि आपका जो जियो कहता है कि जियो में पुरस्कार लिखा हुआ है, तो पुरस्कार की व्यवस्था भी प्रधानाध्यापक स्तर से की जानी है। अब देखिए, अब स्थिति जो कि हर चीज की, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 15 सितंबर तक का पूरी कार्य योजना आपके समक्ष रखी गई। अब ये पूरी कार्य योजना रखी गई है, इसमें धरातल पर कौन कार्य कर रहे हैं और सहयोग की भूमिका में कौन कौन से लोग हैं, उनकी थोड़ी सी हम यहाँ पर हम जानकारी देते हैं। धरातल पर जो काम करने वाले हैं मुख्यतः हमारे 3 लोग। पहली बात तो प्रत्येक संकुल के 5-5 जो शिक्षक संकुल बनाए गए थे, उन शिक्षक संकुल की भी भूमिका, दूसरी तो नोडल शिक्षक की भूमिका, अर्थात जो ये कार्यक्रम चलाने वाला है, अपने विद्यालय में कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाने वाला है, अपने विद्यालय में कक्षा 1 के बच्चों के साथ में गतिविधि में संलग्न रहने वाला है, उसकी भूमिका। तीसरा नंबर आता है जाकर के प्रधानाध्यापक की भूमिका, और चौथा नंबर आता है समुदाय की भूमिका। ये ग्राउंड स्टेट पर, यानी ग्राउंड लेवल पे, धरातल पर इतने लोग काम करने वाले हैं, और ये कैसे अच्छे से अच्छा काम करेंगे तो इसकी कार्य योजना बनानी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा उत्तरदायित्व हो जाता है हमारे हेड साथी का। तो हेड साथी का भी उत्तरदायित्व हो जाता है जाकर के कि नोडल शिक्षक के साथ में समन्वय, शिक्षक संकुल के साथ में समन्वय, साथ ही साथ में हमारे समुदाय के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे समन्वय, अभिभावकों से समन्वय स्थापित करते हुए हमें एक कार्यक्रम चलाना, योजना तहत चलाना, योजना भी बनानी उसकी। अब यहाँ पर आपके इस आदेश में एक चीज, महत्वपूर्ण चीज लिखी हुई है कि जो साप्ताहिक कैलेंडर हमारे राज्य परियोजना कार्यालय ने आपको प्रेषित कर दिया, पीडीएफ आप तक पहुंच गई, तो उस पीडीएफ से काम चलने वाला नहीं। स्पष्ट जियो में लिखा हुआ है कि प्रधानाध्यापक इस पीडीएफ का प्रिंट आउट, कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा करके आप अपने नोडल शिक्षक का मतलब कक्षा 1 को पढ़ाने वाला शिक्षक, उसको आप उपलब्ध कराएं, और एआरपी साथी ये सुनिश्चित करें कि उनको उपलब्ध कराया गया है कि नहीं कराया गया है अपनी विजिट के दौरान। तो ये चीज हमें करानी है। जो हमारे हेड साथी हैं
वो हेड साथी इसकी जो है रंगीन प्रति निकलवा करके आप नोडल शिक्षक को प्रदान करेंगे, जिससे वो अपने योजना बना करके आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ में क्रेयॉन है, चार्ट पेपर है, पेन है, पेंसिल है, A4 साइज का पेपर है, ये तमाम चीजें जो गतिविधि कराने में लगती हैं, चार्टिंग में लगती हैं, टेबलेशन में लगती हैं, तो ये सब चीजों का सामग्री का जो चीजें जो सामग्री आप प्रोवाइड कराएंगे अपने स्तर से कराएंगे। अपने स्तर का मतलब हुआ कि आप अपनी पॉकेट से नहीं कराएंगे, आप इसको जो विद्यालय की धनराशि है, कंपोजिट धनराशि है, उससे ही निकाल करके उससे ही आप जो है ये आप अपने नोडल शिक्षक को ये सब सामग्री प्रोवाइड कराएंगे। तो मैं समझता हूं कि आप लोग पूरी तरह से इसको समझ गए होंगे कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, स्कूल चलो अभियान के बाद का कार्यक्रम और ये 12 सप्ताह तक चलने वाला अनवरत कार्यक्रम, बाद में इसका आकलन, तो ये जो सारी चीजें हैं इनको आप विधिवत जो जियो भेजा गया है, जो पत्र भेजा गया है, उस पत्र को आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आपकी काफी समझ बनाने का हमने प्रयास तो किया है। एक बात हम ये जरूर कहेंगे कि जो पत्र भेजा जाता है राज्य परियोजना कार्यालय से, उस पत्र को चाहे वो ब्लॉक स्तरीय ग्रुप हो, चाहे वो जिला स्तरीय ग्रुप हो, चाहे वो संकुल स्तरीय ग्रुप हो, हर ग्रुप में जाता है पत्र, लेकिन उस पत्र को हम पढ़ते नहीं हैं। यहां तक कि अभी जो रीडिंग कैंपेन चला था जा करके, वो भी पत्र आपको विधिवत पेश किए गए थे। हमारे ARP साथियों ने पूरा उसका जो टैबलेशन बना करके आपको पेश किया था कि भाई आप अच्छे से सहज होकर के आप अपना अभिलेखीकरण कर लें, परंतु आपको भी गंभीर होना पड़ेगा। जब आप गंभीर नहीं होंगे तो जो है कोई भी कार्य योजना अच्छे से संपादित नहीं हो सकती। आप इस प्रकार से अच्छे से कार्य योजना बनाते हुए, समुदाय का सहयोग लेते हुए, ARP साथियों का सहयोग लेते हुए, साथ ही साथ में अभिभावकों को प्रेरित करते हुए जब हम कार्य योजना बनाएंगे तो हम निश्चित है कि अपने किसी भी लक्ष्य की ओर हम आसानी से जा सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी, आपने बड़े विस्तार से इस पूरे अभियान को रखा। अब हम में से बहुत सारे शिक्षक साथी बहुत सारे दबाव में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम सब बहुत सारे काम अपने स्तर पर प्रतिवर्ष करते हैं। स्कूल रेडीनेस जैसा कोई औपचारिक कार्यक्रम भले हम सब न कर पाए हों, लेकिन इससे जुड़ी हुई सारी गतिविधियां नित्य प्रति हम अपने विद्यालयों में करते हैं। मोटा मोटी इस पूरे अभियान का मतलब, जो बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश पा रहे हैं वो विद्यालय की तरफ आकर्षित हों, विद्यालय उनको आनंद का केंद्र लगे, आप से वो आकर्षित हों, आपके कारण वो घर से दौड़कर विद्यालय आए, विद्यालय में रखे सामान को देखकर, विद्यालय में कराई जाने वाली गतिविधि को देखकर वो घर से लड़कर आपके विद्यालय आए। कुछ ऐसा वातावरण इस पूरे अभियान में हम सबको देना है। मुख्य काम चिल्ड्रन हैविंग हैप्पीनेस इन एम्बियंस एंड एक्वायरिंग नॉलेज, चहक, इसका मतलब यही है कि विद्यालय परिसर में और सीखने सिखाने में वो आनंद पाए। और ये सही बात है कि जब बच्चा स्कूल आने में आनंद पाएगा तो वो नित्य प्रति आएगा, और प्रतिदिन आएगा तो आप सब बड़े सक्षम और योग्य हैं, उसको सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उसकी उपलब्धता बड़ी आवश्यक है। तो इस पूरे अभियान में उस बच्चे की प्रतिदिन विद्यालय उपस्थिति सुनिश्चित करने का कार्यक्रम है, जिसको लेकर इस 12 सप्ताह की योजना बनाई गई है।
ये बात सही है कि अपने विद्यालयों के बच्चों को प्री प्राइमरी जैसा कोई वातावरण नहीं मिलता है, ना तो पढ़ने से पहले की तैयारी जो उनके घरों पे होनी चाहिए, उनके अभिभावकों के पास भी बहुत सारे कारण हैं, वो संसाधन भी नहीं है, वो समय भी उनके पास नहीं है, जिस कारण कक्षा में प्रवेश के पहले की जो तैयारी बच्चे की होनी चाहिए, जिसमें चाहे वो प्रिंट रिच हो या ध्वनि चेतना हो, ध्वनि जागरूकता हो, प्रिंट चेतना हो, बहुत सारे ऐसे चीजें जो पढ़ने और लिखने से पहले बच्चों को आना चाहिए, वो कक्षा 1 में प्रवेश करने वाले बच्चे अपने विद्यालयों में नहीं पा पाते। इसी वजह से ही इस नई शिक्षा नीति में ये व्यवस्था प्री प्राइमरी की आंगनवाड़ी के माध्यम से की गई है। शुरुआत है, प्रारंभ में बहुत सारी चीजें जटिल लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसको आगे बढ़ाएंगे चीजें सहज होती जाएंगी। इस 12 सप्ताह के कार्यक्रम को लेकर बहुत स्पष्टता से मनोज जी ने आपके सामने रखा है। पूर्व में हम सब आधारशिला क्रियान्वयन और समृद्ध इसकी एक विस्तृत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। आधारशिला में 16 सप्ताह की रूपरेखा थी कक्षा 1 को लेकर, और ऐसे ही समृद्ध में उपचारात्मक शिक्षण जो कक्षा 2 से लेकर 5 तक कर रहा था, उसमें 8 सप्ताह की एक योजना थी कि प्रतिदिन क्या हमको कैसे करना है, उस पर एक विस्तृत प्रशिक्षण आप सबका हुआ था। इन 12 सप्ताह में प्रतिदिन क्या होना है, प्रति सप्ताह का एक पूरा विवरण आपको प्राप्त होगा। जैसा कि मनोज जी ने भी चर्चा की कि आकलन हमको करना है। प्रारंभिक 2 सप्ताह में ही हमको एक प्रारंभिक आकलन बच्चों का 10 बिंदुओं पर विशेष तौर पर, जिसका आकलन प्रपत्र भी आपको उपलब्ध होगा। जैसे बच्चे आपके निर्देशों का पालन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, खुद से कर पाते हैं या सहयोग से कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या खेल में प्रतिभाग करते हैं कि नहीं करते हैं, या स्वच्छता को लेकर अपना ध्यान रखते हैं कि नहीं, हाथ गंदे हैं तो साफ करते हैं कि नहीं। ऐसे जुड़े करीब 10 प्रश्न है, एक आकलन प्रपत्र है जो आपको उपलब्ध होगा। उस पर आप प्रारंभिक 2 सप्ताह में एक आकलन बच्चा जब प्रवेश लेगा उस समय, और इसके बाद पुनः जैसे ही ये 12 सप्ताह पूरे होंगे, जिसकी एक तारीख आपको 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच, फिर से उन्हीं बिंदुओं पर उस बच्चे ने कितनी प्रगति पाई उसका एक आकलन हम सब करेंगे। प्रतिदिन की गतिविधियां हैं, प्रतिदिन लगभग प्रातःकाल से लेकर अवकाश होने तक बच्चों के लगभग 7 गतिविधियों की चर्चा है, जिसमें मॉर्निंग सर्किल टाइम, सुबह बच्चा आएगा तो उसको ऐसा लगे कि विद्यालय में उसका स्वागत हो रहा, आनंद की स्थिति उसकी बने, उसको नाम लेते हुए हम बुलाएं, उसको अभिवादन कर सकते हैं, उसको सहजता आपसे हो और विद्यालय से हो, उसको लगे कि नहीं मैडम जी और सर जी हमको रोज पूछते हैं, फलाने तुम्हारा क्या नाम है, राहुल तुम रोज आया करो, है ना, तुम बहुत अच्छे कपड़े बैठ के आते हो, तुम्हारे घर में अच्छी बकरी है, उसको कहीं से जुड़ाव आपसे लगे। तो मॉर्निंग सर्किल टाइम में स्वागत उसका होगा, थोड़ा प्रार्थना, थोड़ा व्यायाम गीत के साथ, स्वच्छता को लेकर एक जांच, उसके नाखून सही से कटे हैं, साफ है कि नहीं है, बाल साफ है कि नहीं, नहा के आता है कि नहीं, चर्चा उससे कर सकते हैं। कुछ अनौपचारिक बातचीत प्रारंभ में ही, प्रातः काल में ही कुछ अनौपचारिक बातचीत, रास्ते में आए थे कौन कौन मिला था, किसके किसके घर तुम्हारे रास्ते में मिलते हैं, आम का पेड़ मिला था क्या नहीं, कितने आम तोड़े, तो वो थोड़ा सा आपसे जुड़ाव पाएगा। इसके बाद जो दूसरी गतिविधि वो स्वतंत्र खेल है। स्वाभाविक है, इस पूरे अभियान का मतलब यही है कि आप प्रारंभिक दिनों में बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ाई ना करें। बच्चा विद्यालय प्रतिदिन पहले आए, फिर आप उसको सारी चीजें सिखाने में सक्षम होंगे। इन प्रारंभिक दिनों में उसको स्कूल एक आनंद का केंद्र लगना चाहिए। उसी लिए एक दूसरी गतिविधि है वो स्वतंत्र खेल है। आपके पास विद्यालय में जो भी संसाधन है, जो भी सामान है, उससे बच्चे स्वतंत्र रूप से खेलें। खेल भी जैसे आपके पास ब्लॉक्स हैं या खेल का सामान है, उससे खेलने का एक अवसर। बच्चे स्वतंत्र खेल के लिए आपके पास कमरे की 4 दीवारें, 4 कोने हैं, तो चारों कोनों का उपयोग, एक कोना किताबों का कोना,
ये बात सही है कि वो बच्चा आया है, उसको भी अक्षर ज्ञान नहीं है, वो किताबें कैसे पढ़ेगा। लेकिन किताबें पढ़ने से पहले प्रिंट रिच की किताबें ऐसे जो हम बोलते हैं वो लिखा होता है, या किताबें ऐसे पलटी जाती हैं, किताबें कैसे आगे के पन्ने में और पीछे के पन्ने में क्या है, चित्र कैसे बने हैं, खोलना पलटना वो सीखेगा। कुछ ब्लॉग्स हों जिसके माध्यम से वो बनाकर चीजें देखे, अपने जीवन से चीजों को जोड़े, वो मकान बना सकता है अपना, है ना, अपनी दुकान बना सकता है, अपनी सड़क बना सकता है उससे। कुछ कल्पना आधारित चीजें, उसके लिए गुड्डा गुड़िया या पुराने कपड़े, छोटे छोटे बच्चों के बर्तन, एक ऐसा कोना भी हो सकता है। एक चौथा कोना कला और हस्तकला से जुड़ा हुआ, जिसमें बच्चों से बनाए हुए कुछ चित्र या बच्चों के मिट्टी के कुछ काम जिनको हम रखने का अवसर, ताकि वो जीवन से अपने को जोड़े। पठन पाठन से जोड़ने का पहला काम उसको अपने परिवेश और अपने से जोड़ने का काम करना है हमको। इसके बाद भाषा और साक्षरता कौशल, जो निपुण भारत अभियान का मुख्य काम है, फाउंडेशनल न्यूमरेसी और आकलन की ट्रेनिंग हम सब कर चुके हैं, लिटरेसी और न्यूमरेसी की चर्चा। तो प्रारंभिक दिनों में कहानी के माध्यम से, कहानी हाव भाव के साथ सुनाना, फिर उससे जुड़े कुछ बंद छोड़ के प्रश्न, कछुआ और खरगोश की कहानी सुना रहे हैं तो उस पर पूछना कि भाई किसी ने कछुआ देखा है क्या, फिर कछुआ जीता कैसे जब धीरे चलता था। कुछ ऐसे प्रश्न जो उसमें बच्चे उत्तर दे पाए। कौन कौन से दो लोग थे इस पूरी कहानी में, कछुआ था, खरगोश था, और कौन था, इस तरीके के प्रश्न कर सकते हैं। बच्चों को बोलने का अवसर, क्योंकि इस पूरे स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम जो निपुण भारत के अंतर्गत है, उसमें मुख्य 3 लक्ष्य हैं हमारे। पहला लक्ष्य, बच्चा स्वस्थ और स्वच्छ हो, साफ सुथरा, वो स्वयं भी चिंतित हो अपने स्वास्थ्य के लिए और स्वच्छता के लिए। दूसरा, संप्रेषण उसमें आए, वो बोलना सीखे। अब प्रारंभिक दिनों में बहुत औपचारिक भाषा का हम सबको भी उपयोग नहीं करना है, क्योंकि जिस परिवेश से हमारे विद्यालयों में बच्चे आते हैं वो घर की भाषा में उतने सहज हो पाएंगे जब हम उनसे घर की भाषा में उनसे बात करेंगे। तो प्रारंभिक दिनों में एक छोटा सा प्रयास हम सबको भी उनकी ही भाषा में चर्चा करने का, तभी वो मुखर होकर अपनी अभिव्यक्ति दे पाएंगे, अपनी बात आपके सामने रख पाएंगे, आपसे जुड़ पाएंगे। फिर कला संबंधित कुछ गतिविधियां, जिसमें कागज से गेंद बनाना, कुछ मोटर स्किल के काम हम सब बच्चों से ले सकते हैं। इसके बाद गणित और ईवीएस और विज्ञान से थोड़ा वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए, जैसे हथेली से किसी चीज को नापना, आप अपना मोबाइल नाप कर दिखाइए, आप अपना मेज विद्यालय में रखा होता है उसको दिखाइए, आपके पानी के बोतल होगा उसको दिखाइए कि तो ये देखो हम नापते हैं, तुम्हारे कितने बित्ता है, हमारे कितने बित्ता है। तो व्यवहारिक चीजों से, परिवेश से जोड़ते हुए एक वैज्ञानिक समझ, अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से बच्चे को विज्ञान नहीं पता है, लेकिन हम बताएंगे कि ये चीजें क्या है। गणित में सीधे अंकों पर नहीं जाना है, छोटा बड़ा वो बच्चा जान पाए क्या छोटा है क्या बड़ा है। और विद्यालय समापन के समय गुड बाय टाइम, ये कुछ 7 गतिविधियां हैं जिनको हम सबको प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन की अलग अलग गतिविधि है। एक विस्तृत कैलेंडर आप सबको मिला भी है, जिसमें आप अगर उस लिंक को क्लिक करेंगे तो उसका वीडियो भी दिखेगा। एक सुझाव आप सबको है कि आप सब, जैसे कल की गतिविधियां हैं, तो आप आज एक बार जितने भी नोडल शिक्षक साथी हैं इस स्कूल रेडीनेस के, उसको लिंक को एक बार खोल के सारी चीजें देख लीजिए। आप सब इससे भी बहुत अच्छी गतिविधियां अपने विद्यालयों में संचालित करते हैं। राज्य परियोजना कार्यालय ने सुझाव के रूप में आप सबको इस तरीके का एक कार्यक्रम बनाकर दिया है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल इतने ही काम आपको करने हैं, इसके अतिरिक्त भी कोई गतिविधि जो आपको लगती है कि जो आपके बच्चों के अनुरूप है, उसका लाभ बच्चों को हो सकता है, तो वो भी आप समाहित कर सकते हैं। इतना ही आपको केंद्रित नहीं रहना। एक और बात, कई बच्चे हो सकता है कक्षा 1 में जो आए हों वो इन सब से भी ऊपर हों, उनको अक्षर भी आते हों, उनको अंक भी आते हों, तो उनके लिए ये प्रारंभिक गतिविधियां हो सकता है बहुत बोरिंग भी लगे। तो हमको थोड़ा सा
अपने स्तर पर भी आकलित करना है, इन बच्चों को किस बौद्धिक खुराक की आवश्यकता है, उसके अनुरूप हमको काम करना है। आप सब बड़े दक्ष शिक्षक हैं, विद्यालयों में अपने स्तर पर बहुत सारे काम करते हैं। हम सब नित्य विद्यालय जाते हैं, अनुभव भी पाते हैं, आप सबसे सीखने का अनुभव भी मिलता है। इस पूरे अभियान में केवल मुख्य चिंता बच्चों की नियमित उपस्थिति की है, बच्चे को प्रतिदिन आनंद के साथ विद्यालय की तरफ खींचने की है। और इतना हम कर पाए तो स्कूल रेडीनेस सफल होगा, निपुण भारत भी सफल होगा और हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचेंगे। इतना मुझे कहना था। अब आदरणीय आनंद जी भी जुड़े हैं। समापन में कुछ विषय रह गया हो तो मैं आग्रह करूंगा पुनः आदरणीय आनंद जी से, क्योंकि उस समय उनका नेटवर्क कुछ समस्या कर रहा था। आदरणीय आनंद जी। अनंत जी सुन पा रहे हैं? प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, नेटवर्क की समस्या है। हम सब एक प्रयास के तहत YouTube सेशन से जुड़े। एक छोटा सा प्रयास हम सबका था कि उन चीजों को फिर से एक बार आप सबके समक्ष रखा जाए जो कल से प्रारंभ होनी है। आप सब स्वयं बहुत सारी चीजों को जान रहे थे, लेकिन जब हनुमान जी को भी अपनी ताकत के लिए थोड़ा सा चिंता करनी पड़ी थी, बताना पड़ा था लोगों को आप इतने प्रमुख हैं, तो इस हेतु भी हम सब ने एक प्रयास किया कि आप सबको पुनः याद दिलाएं कि आपको इस अभियान में सक्रिय होकर जुड़ना है। और निश्चित रूप से इस स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम में हम सब जिले से लेकर प्रदेश तक एक विशेष भूमिका में रहेंगे। आदरणीय बीएसएस सर ने व्यस्ततम समय में भी समय निकालकर हम सबको समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आप सब समय से जुड़े और हम सबको सुना, उसके लिए आप सबका भी पुनः आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।